स्टूडेंट्स आइए अब एक और एग्जाम्पल से चेन इंडिसेस को फाइंड आउट करते हैं। कंस्ट्रक्ट द चेन इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्राइस रिलेटिव्स फॉर 1941 टू 1944। स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हमने चेन इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं। चेन इंडिसेस भी हम लास्ट लेक्चर्स में पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। देखें इस एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं कि प्राइस रिलेटिव्स जो हैं वो हमें ऑलरेडी गिवन है फॉर 1941 टू 1944। डिफरेंट कमोडिटीज हैं शुगर, गुड़, टी एंड कॉफी। चेन इंडिसेस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यानी ये जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, हमें प्राइस रिलेटिव्स हमें ऑलरेडी गिवन है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हमें चेन इंडिसेस फाइंड आउट करने होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड लिंक रिलेटिव्स। लिंक रिलेटिव्स का क्या फॉर्मूला होता है? लिंक रिलेटिव्स हमारे पास होता है Pn डिवाइडेड बाय Pn माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब आप देखें कि जब हमारे पास, मैंने आपको क्योंकि ये सब कुछ लास्ट लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ, इसको मैं रिवाइज कर रही हूँ, तो आप ये देखें कि जब हमारे पास क्वेश्चन में प्राइस रिलेटिव्स गिवन होते थे तो हम क्या करते थे कि इसका जो 1941 के लिए ये रो आ रही है इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे फॉर फाइंडिंग द लिंक रिलेटिव्स, दैट इज 98, 75, 82 एंड 99। अब क्या करेंगे कि करंट ईयर क्या है यहाँ पे हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय करेंगे 98 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 102। ये लिंक रिलेटिव इसी तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं कि करंट ईयर डिवाइडेड बाय द प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम 1943 के लिए करेंगे तो आप इसकी वैल्यू देखें वो क्या है। 1943 में शुगर 1114 यानी 114 है, तो हम क्या करेंगे कि 114 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 114। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 1944 के लिए इसकी वैल्यू देखें वो है 109, यानी अब करंट ईयर क्या आ जाएगा हमारे पास 109 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर क्या था, उसकी वैल्यू जो थी प्रीसीडिंग ईयर में जो शुगर की प्राइस थी वो 114 थी और उसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96। ये शुगर के लिए जिस तरह से किया है इसी तरह से हम गुड़ के लिए भी सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये वैल्यूज आती जाएंगी। आप खुद करके देखें इसको। टी के लिए करें तो यहाँ पे देखें 1942 में क्या वैल्यू है टी की, 1942 में 74 है, तो क्या करेंगे हम 74 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 90। ठीक है जी। इसी तरह से 1943 की वैल्यू के लिए करें और 1944 की वैल्यू के लिए करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। कॉफी की देखें क्या प्राइस है, 100 है और उसके बाद 104 है। ठीक है जी, 100 डिवाइडेड बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू क्या आएगा 101। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 104 मीन्स 104 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर में क्या वैल्यू थी हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 104 आ गया। सही है। लास्ट वैल्यू देखें 1944 में कॉफी की क्या प्राइस थी 95 थी, मीन्स 95 को हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, अब जो हमारे पास पिछले साल थी प्राइस वो क्या थी 104 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू क्या आंसर आ गया हमारे पास 91। अब क्या करना है, हमने चेन इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव्स। टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव 1941 इक्वल्स टू क्या आएगा 354, नेक्स्ट 402, 424 एंड अगेन 402। ठीक है जी। अब हमने इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है।
चेन एडिसिस बाय यूजिंग द एवरेज मेथड। तो एवरेज का क्या मतलब है कि टोटल जितना भी है उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ कमोडिटीज पे, एन पे डिवाइड कर दें। तो नंबर ऑफ कमोडिटीज कितनी है? 1 2 3 4। 6 होंगी तो इधर एन 6 हो जाएगा, 8 होंगी तो 8 हो जाएगा। ठीक है जी। डिवाइड करें 354 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 88.5। नेक्स्ट भी इसी तरह से करें 100.5, 106 एंड 100.5। अब चेन एडिसिस फाइंड आउट करें। फर्स्ट एज इट इज इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय 100 करें तो क्या आपके पास आ जाएगा 88.9। देन इसको इसके साथ करें, डिवाइडेड बाय 100 करें तो 94.2। इसी तरह से ये करते जाएं तो लास्ट वैल्यू आ जाएगी 94.7। इस तरह से हमने चेन एडिसिस फाइंड आउट किए हैं। इसको आप जहन में रखें कि अगर आपको प्राइस रिलेटिव्स गिवन है तो ये फर्स्ट जो है ये वाली रो एज इट इज हम नोट डाउन करेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले के थ्रू लिंक रिलेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्ट फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर फॉर 9064 टेकिंग 9057 एज बेस ईयर एंड इन द नेक्स्ट पार्ट 9057 के लिए हमने फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करना है बाय टेकिंग 9064 एज बेस ईयर। कमोडिटीज जो हैं वो हमें गिवन है राइस, वीट, जवार और ईयर्स भी हमें गिवन है विद क्वांटिटीज। हमें जो ईयर्स गिवन हैं और कमोडिटीज की प्राइसेस और क्वांटिटीज साथ में गिवन है। अब ये देखें 9057 को एज बेस लेना है, मींस ये पी नॉट आ गया, ये क्यू नॉट आ गया और उसके बाद जो है 9064 को एज हमने बेस फाइंड आउट करना है। यानी टेकिंग 9057 एज बेस ईयर और नेक्स्ट पार्ट में फिर उसको उल्ट कर लेना है कि 9057 टेकिंग 9064 एज बेस ईयर। इसी तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि फिशर आइडियल इंडेक्स फॉर 9064 के लिए करना है टेकिंग 9057 एज बेस ईयर। ठीक है जी। तो बेस ईयर के मतलब ये है कि हमने यहाँ पे इसको पी नोट ले लिया और इसको क्यू नोट ले लिया। ये P1 आ गया हमारे पास और ये Q1 आ गया हमारे पास, क्वांटिटी 1 आ गई। ठीक, पी नॉट क्यू नॉट करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। प्राइस के लिए हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 930.0। देन वीट के लिए आएगी 70.4, 25.4 और जब इसको सम अप करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी 1025.9। ये कौन सी वैल्यू आएगी, किस कॉलम के लिए आएगी, सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट इक्वल्स टू ये आ जाएगा। अब हमने P1 क्यू नॉट बनाना है तो P1 क्यू नॉट के लिए P1 क्या है हमारे पास ये और क्यू नॉट ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इन कॉलम्स को 100 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 450, 70.4, 25.5। ठीक है जी। अब जो हमारे पास दूसरा था पार्ट, दूसरे पार्ट में देखें क्या था। दूसरे पार्ट में था कि 9057 को अब हमने फाइंड आउट करना है टेकिंग 9064 एज बेस ईयर, मीन्स के 9064 को अब बेस ले लेना है। इसको अब बेस ले लेना है तो मीन्स ये क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। जब इसको बेस लेंगे सेकंड पार्ट के लिए तो ये पी नोड और ये क्यू नोड हो जाएगा और ये जो नोड्स में गिवन थी ये सेकंड पार्ट के लिए P1 और Q1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे P नॉट Q1। अब P नॉट हमारे पास क्या है ये और Q1 क्या है ये। मैंने ये इकट्ठा ही कंस्ट्रक्ट कर दिया है ये वाला कॉलम्स। आप चाहें तो सेकंड पार्ट को उसके अकॉर्डिंगली दूसरे पेज पे जाके फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट नहीं हो रही। अगर आप गौर से समझें तो हमने 9064 के लिए फाइंड आउट करना था फर्स्ट पार्ट में
taking 1957 as base year, while in the second part we are doing the opposite thing. We are taking 1964 as the base year and 1957 as the current year. So P nodes change into P1 and P1s change into P node. Similarly for Q node and Q1. 837. P1 Q1 करें. अब इन सबको सम अप कर लें वैल्यूज को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा. जब हम इस कॉलम को सम करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 504.2, 973.9 एंड 483.4. फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला का हमें पता है. सम ऑफ P1 Q नॉट divided by sum of P naught Q naught multiply by sum of P1 Q1 divided by sum of P naught Q naught multiply by 100. 490/64. ठीक है. आप बेहतर यही है कि अलग अलग कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करें, अलग अलग पेज पे कॉलम कंस्ट्रक्ट करें, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. फॉर्मूला हमने सेम वो यूज करना है. ठीक है जी. देखें अब क्या आएगा हमारे पास. P1 Q naught क्या था फॉर फर्स्ट पार्ट. क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास. 49.4% में लिख सकते हैं इसको. 1957 के लिए देखें क्या आ रहा है. $973.0 divided by 483.4 multiply by 1025.9 divided by 504.2 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसका स्क्वायर रूट ले लें. हमारे पास आंसर आ जाएगा 202.5. यानी जो 100.1% जो है वो हमारे पास इंक्रीज आ गई है इसमें. ये हमें शो हो रहा है. स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इंडेक्स नंबर को समझ लेते हैं. द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ 3 कमोडिटीज ड्यूरिंग 1955 एंड 1965 आर गिवन बिलो. कमोडिटीज कौन कौन सी हमें गिवन है. A, B एंड C. 1955 और 1965 के लिए हमें प्राइसेस और क्वांटिटीज गिवन है. यूजिंग 1955 एज द बेस ईयर. ठीक है जी. जब बेस ईयर का मतलब आए मीन्स 1955 में जो P नॉट Q नॉट हम करना है. एंड बेस पीरियड क्वांटिटीज एज द वेट्स. ठीक है. मीन्स वी हैव टू फाइंड द वेटेड इंडेक्स नंबर. कंप्यूट द वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स. ये देखिए उन्होंने खुद ही आगे लिख दिया है. एंड द वेटेड एवरेज ऑफ relative price index for 1965 by taking 1955 as base. इधर देखें हम क्या कर रहे हैं. weighted aggregative price index को फाइंड आउट करना है for 1965 के लिए. इसी तरह से 1955 को एज बेस लेना है. मींस ये हमारे पास आ गया P नॉट, दिस इज Q नॉट, P1, दिस इज Q1. ठीक है. फर्स्ट कॉलम इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी. हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी. देन आप इसी तरह से करें 38 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 3800. 3040. P नॉट Q नॉट करें तो हमारे पास आ जाएगा
बस कॉलम्स को आप इसमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करते वक्त आपने खासा गौर करना है कि किस चीज को बेस ले रहा है और किस चीज को वो करंट ईयर ले रहा है। अब इनका सम अप कर लें वैल्यूज को, क्योंकि वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स है। एग्रीगेटिव से हमें फौरन पता चलना चाहिए कि ये सम किया हुआ है वैल्यूज को। सम अप करें वैल्यूज को तो फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, इधर भी 100 लिख लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 100.33। मीन्स हमारे पास 0.33% जो है वो इंक्रीज हुआ है प्राइसेस में। बहुत ही कम फर्क पड़ा है इस इंडेक्सेस ये वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स ये शो कर रहा है। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स फॉर 1965 के लिए है। आप क्या करेंगे, ये वैसे ही करेंगे, ठीक है जी, E1 और ये Q1, ठीक। इसका जो एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये प्राइस इंडेक्स को आप पता है ना किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। प्राइस इंडेक्स Pn डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है साथ में, ठीक है। इसके भी इधर आप 100 लिख लें। तो प्राइस इंडेक्स ये हो गया, क्योंकि एवरेज ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ है तो ये एज वेट्स जो हैं 7 क्वांटिटीज यूज हो रही हैं। अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं P1 डिवाइडेड बाय P0, मीन्स इस कॉलम को इस कॉलम के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट जो आएगा कमोडिटी A के लिए वो आएगा 1.20, देन 0.95, देन 0.80। इसी तरह से अब हमने P0 Q0 को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ। P0 Q0 का आप कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लें तो आप कौन सा करेंगे, यानी इन दोनों कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, दैट्स कम्स आउट 3800। अब आप इसको सम अप करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 12,852। अब आप इस सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर दें। मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास क्या आंसर आ गया, आपके पास वही आंसर आ गया पहले वाला, ठीक है जी। ये डिफरेंट मेथड हैं वेटेड एग्रीगेटिव वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव को फाइंड आउट करने के। ये डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर वेटेड इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट्स एक और छोटी सी एग्जांपल को समझ लेते हैं। चेन इंडेक्सेस किस तरह से बनाए जाते हैं, देखें इसमें भी प्राइस रिलेटिव्स हमें गिवन है। अब देखें प्राइस रिलेटिव्स हमें किस तरह से गिवन है फॉर 2011 टू 2014 एंड फॉर कमोडिटी A इक्वल्स टू 100, B 100, C 100। जब भी हम 100 को देखते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है दीज आर प्राइस रिलेटिव्स, ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आ जाता है। अदरवाइज जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था उसमें हमारे पास जो है वो 100 नहीं भी गिवन थे, लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल में ये मेंशन था कि दीज आर प्राइस रिलेटिव्स, सो हम इसको प्राइस रिलेटिव्स लेते हुए ही अपने लिंक रिलेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला लिख लेते हैं। करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। कमोडिटी ए के लिए प्राइस रिलेटिव क्या है हमारे पास, उसको एज इट इज लिख लें। फिर क्या करना है, हमने सम करना है। सम करें इनको तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300, और इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे। सम ऑफ टोटल को आप टी लिख लें, डिवाइडेड बाय एन कर दें
तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 100 एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे फॉर 2012 के लिए हमारी क्या वैल्यू है 105। मीन्स हम क्या करेंगे अब करंट ईयर 105 है, प्रीसीडिंग ईयर 100 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 105 ही आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह फॉर कमोडिटी बी हमारे पास क्या आ जाएगा 97। कमोडिटी सी फॉर 2013 के लिए आप देखें कि क्या वैल्यू है हमारे पास 110 है हमारे पास डाटा में गिवन। तो हम क्या करेंगे 110 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 104.8। इसी तरह से फॉर कमोडिटी बी के लिए आप देखें क्या है 94 डिवाइडेड बाय 97 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 96.9। 2014 के लिए देखें आप 115 डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास 110 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा। और कमोडिटी सी को देखें फॉर 2013 में क्या वैल्यू है इसकी कमोडिटी सी की 125 है। मीन्स 125 डिवाइडेड बाय 121 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 103.0। एंड देन जो इसकी वैल्यू है वो 130 है। मीन्स 130 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे जी 125 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर अब चेंज होता जा रहा है। और इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 104.0। इसी तरह से इस कॉलम को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इधर आएगा 323.0, देन 305.0, 314.9। अब इसकी एवरेज फाइंड आउट करें। ये जो एवरेज है, मीन है, मीडियन है, ज्योमेट्रिक मीन है, ये हम सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये इजीली आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। अब आप इसके चेन एडिसेस फाइंड आउट करें। उसी मेथड से करेंगे 100 यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 107.7 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 107.7। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, डिवाइड करें 100 से तो आपका आंसर आ जाएगा 109.5 एंड देन योर आंसर विल बी 15.0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। चेन इंडिसेस जब भी हमने फाइंड आउट करने हैं तो हमें लिंक रिलेटिव्स जरूर बनाने पड़ेंगे। अगर हमें प्राइस रिलेटिव्स गिवन हैं और उन गिवन वैल्यूज को आप सम अप करके उसकी एवरेज निकाल के चेन इंडिसेस फाइंड आउट करते हैं तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हम प्राइस रिलेटिव से कभी भी चेन इंडिसेस फाइंड आउट नहीं कर सकते। चेन इंडिसेस जब भी आएगा मीन्स वी हैव टू फाइंड द लिंक रिलेटिव्स फर्स्ट एंड देन वी फाइंड चेन इंडिसेस। The last but not the least topic is limitations of index numbers. इंडेक्स नंबर को जब हम करते हैं तो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिनको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू प्राइस
all the goods and services as well as to take into account all changes in quantity or product। ठीक है जी, इनको आप याद कर सकते हैं। इनको आपको आपके जहन में होना चाहिए कि क्या ये चीजें पॉसिबल हैं कि जिस तरह से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की है कि तमाम बास्केट ऑफ गुड्स की प्राइसेस सिमिलर्स नहीं हो सकती फॉर फैमिली टू फैमिली। इसी तरह से प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल कि तमाम गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो उनमें जो क्वांटिटीज की चेंजेस आ रही हैं वो भी सिमिलर हों। सिंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इंडेक्स नंबर्स इज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग ऑफ सम काइंड। जाहिर है हम इंडेक्स नंबर या हम जब भी ये हम लोग कोई भी सर्वे करते हैं तो सर्वे मीन्स वी आर डूइंग सैम्पलिंग। सर्वे सैम्पलिंग का मतलब ही यही है कि हम सैम्पलिंग के थ्रू डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जब सैम्पलिंग के थ्रू करेंगे तो मीन्स सैम्पलिंग एरर जरूर एग्जिस्ट करेगा। सैम्पलिंग एरर से ये मुराद है कि हमारा जो एक्चुअल पॉपुलेशन है और जो हमारा सैंपल से निकला हुआ मीन आया है और जो एक्चुअल है उन दोनों में एक डिफरेंस आएगा। दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट, इन प्राइस इंडिसेस the choice of a normal period is difficult as few periods can be recorded as normal for all segments of the economy. The results obtained by different methods of construction may not quite agree. बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े इंडेक्स नंबर में। अब कौन सा मेथड ज्यादा परफेक्टली यूज होता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। Comparisons of changes in variables over long periods are not reliable. All index numbers are not suitable for all purposes. वही बात आ गई कि हम अपनी नीड के मुताबिक, अपनी सिचुएशंस के मुताबिक, अपने डेटा के मुताबिक इंडिसेस को यूज करेंगे कि किस वक्त कौन सा टूल लगाया जाए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में मैंने कोशिश की है कि आपको इंडेक्स नंबर को अच्छी तरह से क्लियर कर सकूं कि इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर की लिमिटेशंस क्या हैं, इंडेक्स नंबर की यूजेस क्या हैं, इंडेक्स नंबर में कौन कौन से मेनली टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। इंडेक्स नंबर इकोनॉमी में, इकोनॉमी को स्टेबल करने में और इसके अलावा हमारे हाउस होल्ड्स में, हमारे बजट्स बनाने में बहुत अहम है और बहुत यूज होता है। इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी इंडेक्स नंबर में जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि इनके जो आगे नेक्स्ट टूल्स हैं, फार्मूलाएं हैं, उनको एक दो दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा और इनकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जितना आप इसको गो थ्रू होंगे इस सेक्शन के साथ उतना ही आप अच्छा इसको परफॉर्म कर सकेंगे।